CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा। अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता। पृष्ठ संख्या 9। छाया मनस्या कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलानयापि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। लेखक सुभाषित। बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं, परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए ही होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है, वे उसे दूसरों को ही दे देते हैं। कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज यह एक सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर यानी नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण हैं। पृष्ठ संख्या 9 के मध्य भाग में एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में शिक्षिका सुलेखा, मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु कुछ बच्चों के साथ खड़े हैं। मनीराम चाचा पक्षियों की आवाज निकाल रहे हैं और कुछ स्कूली बच्चे मनीराम चाचा की नकल कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 10। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चलें। जैसे जैसे वे चलते हैं, वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों को सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें, बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुनें। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं, जिनमें घास, झाड़ियाँ और बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उसके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाहट होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकनों को अपने मित्रों और शिक्षक के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 10 की बाईं ओर एक बालक का चित्र है। वह बालक आश्चर्य प्रकट करते हुए कह रहा है कि वाह,
यह कितना आश्चर्यजनक है कि प्रत्येक पक्षी का अपना विशिष्ट कलरव होता है। 2.1 हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता। क्रियाकलाप 2.1 आइए खोजें और अंकित करें। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा या तेज हवा इत्यादि भी अंकित करें। पृष्ठ संख्या 11 आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनका ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती न तोड़ें। विभिन्न पौधों में तने, पत्तियों, फूलों और किसी भी अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकनों को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित करें। आपके लिए चित्र 2.1 तथा तालिका 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। चित्र 2.1 कुछ पौधों की विभिन्न विशेषताओं के उदाहरण। यहाँ 3 चित्र दिए गए हैं। क घास, ख तुलसी की पत्तियां, ग गुड़हल का फूल। तालिका 2.1 हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न पौधों का अवलोकन। इस तालिका के 6 भाग हैं। पहले भाग में क्रम संख्या, दूसरे में स्थानीय नाम, तीसरे में तना, चौथे में पत्तियां या पत्तियों की आकृति या अभिविन्यास, 5वीं में फूल और 6ठी में कोई अन्य अवलोकन एवं विशेषताएं। क्रम संख्या 1 में स्थानीय नाम सामान्य घास दिया गया है। तना कोमल और पतला, पत्तियां तने के भिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है। फूल की जगह पर रिक्त स्थान छोड़ा गया है। कोई अन्य अवलोकन में हरी पत्तियां दिया गया है। क्रम संख्या 2 में स्थानीय नाम तुलसी, तना कठोर और पतला, पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं। फूल गुलाबी या बैंगनी। कोई अन्य अवलोकन एवं विशेषताएं रिक्त छोड़े गए हैं। क्रम संख्या 3 में स्थानीय नाम गुड़हल, तना कठोर, पत्तियां, फूल और कोई अन्य अवलोकन एवं विशेषताएं खाली छोड़े गए हैं। क्रम संख्या 4 स्थानीय नाम नीम, तना कठोर और मोटा, पत्तियां और फूल खाली स्थान छोड़े गए हैं। कोई अन्य अवलोकन एवं विशेषताएं चिकनी सतह वाली पत्तियां। 5वीं क्रम संख्या में स्थानीय नाम अन्य, तना, पत्तियां, फूल और कोई अन्य अवलोकन रिक्त छोड़े गए हैं। पृष्ठ संख्या 12 आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उनमें क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं पाईं? आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तना, विभिन्न आकृतियों की पत्तियां और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास, फूलों के रंग, आकार और सुगंध में भिन्नता। अब सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए। उनके रहने के स्थान, उनके भोजन और गति के प्रकार को तालिका 2.2 में दिए गए रिक्त स्थान में अंकित कीजिए। आपके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तालिका 2.2 हमारे आसपास विद्यमान जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन। तालिका 2.2 के 5 भाग हैं। पहला भाग जंतुओं के नाम, स्थानीय नाम। दूसरा भाग उनके रहने का स्थान। तीसरा भोजन,
चौथा गति के प्रकार और पांचवा अन्य कोई अवलोकन एवं विशेषताएं। जंतुओं के नाम स्थानीय नाम में पहला नाम है कौवा, उनके रहने का स्थान वृक्ष, भोजन कीट, गति के प्रकार उड़ना और चलना, अन्य कोई अवलोकन एवं विशेषताएं चोंच में टहनी लिए हुए। जंतुओं के नाम स्थानीय नाम में दूसरा नाम है चींटी, उनके रहने का स्थान मिट्टी एवं बिलों में रहती हैं। भोजन पत्तियां, बीज और कीट। गति के प्रकार को रिक्त छोड़ा गया है। अन्य कोई अवलोकन एवं विशेषताएं 6 पाद होते हैं। जंतुओं के नाम स्थानीय नाम में तीसरा नाम है गाय, उनके रहने के स्थान को रिक्त छोड़ा गया है। भोजन घास एवं पत्तियां। गति के प्रकार और अन्य कोई अवलोकन एवं विशेषताएं को रिक्त छोड़ा गया है। जंतुओं के नाम स्थानीय नाम में चौथा नाम है अन्य, उनके रहने का स्थान, भोजन, गति के प्रकार, अन्य कोई अवलोकन एवं विशेषताएं को रिक्त छोड़ा गया है। तालिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है उनमें क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं? आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियां जल में रहती हैं और मेंढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी विविधता है। आपने जिन पौधों तथा जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों, फूलों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार सृजन करें। पृष्ठ संख्या 13। विद्यालय में आते जाते समय अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसे किसी भी पौधे अथवा जंतु का नाम जोड़ें जिसे आपने पहले तालिका 2.1 अथवा 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया है। क्रियाकलाप 2.2। आइए महत्व समझें। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे एवं एक जंतु के विषय में सोचें जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगा। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतु का चित्र श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? कक्षा में सभी विद्यार्थियों द्वारा श्यामपट्ट पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के कितने चित्र बनाए गए हैं? क्या आप सोचते हैं कि श्यामपट्ट पर चित्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं? पृष्ठ संख्या 13 के मध्य में एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में कुछ विद्यार्थी अपनी अध्यापिका के साथ एक उद्यान में बैठे हैं। एक बालक और एक बालिका श्यामपट्ट पर कुछ चित्र बना रहे हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं इत्यादि। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पृष्ठ संख्या 14। 2.2 पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों को समूहों में कैसे व्यवस्थित करेंगे? क्या उन्हें समूहों में व्यवस्थित करने से आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी? आइए
अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालें। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं, जिनके विषय में हमने अनुभाग 2.1 में सीखा है। हम उनकी समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। क्रियाकलाप 2.3 आइए समूह बनाएं। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए। आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट एवं अन्य स्रोतों से उनके चित्र काट सकते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाएं। अपनी कक्षा को 5-6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूहों में बांट लीजिए। अपने समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कर लीजिए। कार्ड में दर्शाए गए सभी पौधों और जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। तालिका 2.1 और 2.2 में लिखी पौधों और जंतुओं की विशेषताओं का स्मरण कीजिए। एक समान विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाइए। आपके द्वारा बनाए गए पौधों और जंतुओं के समूहों के आधार को कक्षा के अन्य समूहों के साथ साझा करें और उन पर चर्चा करें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, इसके पीछे का कारण क्या है? हो सकता है कि विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया हो। उदाहरण के लिए, कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाई को समूह बनाने के आधार के रूप में चुना हो, जबकि हो सकता है कि अन्य ने पौधों के समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को आधार के रूप में चुना हो। चित्र 2.2। पृष्ठ संख्या 15। चित्र 2.2 पौधों एवं जंतुओं में समूह बनाने के कुछ संभावित आधार। इस चित्र के 4 भाग हैं। पहला, फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति। दूसरा, कठोर या कोमल तना। तीसरा, खान पान का स्वभाव। और चौथा, रहने का स्थान। संभवतः आपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे, जैसे वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे किस रंग के होते हैं और वे कैसे चलते हैं। समूह बनाने का क्या महत्व है? समूह बनाने से पौधों और जंतुओं को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में और अधिक जानेंगे। 2.2.1 पौधों के समूह कैसे बनाएं? आपने देखा कि पौधों में अनेक तने, पत्तियों, फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं, जबकि पत्तियां आकृति, रंग, आकार और व्यवस्था में विभिन्न होती हैं। आपने पिछले क्रियाकलाप 2.1 में पौधों की उपयुक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों का समूह बनाने का प्रयास किया। आपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाक, झाड़ियों और वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। आइए पौधों की विशेषताओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करें और इस आधार पर उनके समूह बनाएं। क्रियाकलाप 2.4 आइए समूह बनाएं। आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकनों के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। विभिन्न पौधों की ऊंचाई को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या ये सभी पौधे आपसे छोटे हैं या आपके बराबर ऊंचाई के हैं अथवा आपसे अधिक ऊंचे हैं? तने का रंग भूरा है या हरा?
साथ ही उनके तनों को छूकर महसूस करें और उन्हें धीरे से मोड़ने का प्रयास करें। क्या आप सरलता से तने को मोड़ सकते हैं अथवा यह कठोर हैं? ध्यान रखें कि तना टूटे नहीं। यह भी देखें कि पौधों की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं। वे भूमि के निकट से निकलती हैं या तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिए गए रिक्त स्थानों में भरें। कुछ उदाहरण आगे भी दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 16। तालिका 2.3 ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पर पौधों के समूह। इस तालिका के 6 भाग हैं। पहला भाग क्रम संख्या, दूसरा भाग पौधे का नाम, तीसरा भाग ऊंचाई जिसके 3 और भाग हैं, छोटा, मध्यम, ऊंचा। चौथा भाग तने की प्रकृति। इस चौथे भाग के भी 3 भाग हैं। पहला हरा या भूरा, दूसरा कठोर या कोमल और तीसरा मोटा या पतला। पांचवा भाग है शाखाओं का प्रकटन। इस भाग के भी 2 और भाग हैं, भूमि से निकट या तने में ऊंचाई पर। छठा भाग है पादप समूह का नाम। क्रम संख्या 1 में पौधे का नाम है आम, ऊंचाई ऊंचा, तने की प्रकृति भूरा, कठोर, मोटा। शाखाओं का प्रकटन तने में ऊंचाई पर हाँ, पादप समूह का नाम वृक्ष। क्रम संख्या 2 में पौधे का नाम गुलाब, ऊंचाई मध्यम, तने की प्रकृति भूरा, कठोर, पतला। शाखाओं का प्रकटन भूमि के निकट हाँ, पादप समूह का नाम झाड़ी। क्रम संख्या 3 पौधे का नाम टमाटर, ऊंचाई छोटा, तने की प्रकृति हरा, कोमल, पतला। शाखाओं का प्रकटन हाँ, पादप समूह का नाम शाक। इन रिक्त स्थानों को अपने अवलोकन के अनुसार पूरा करें। आपको शाक, झाड़ियों और वृक्षों के बीच क्या अंतर दिखाई दिए? तालिका 2.1 में दी गई जानकारी के आधार पर हम पौधों के समूह शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं? कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठीय लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की ऊंचाई से निकलना आरंभ होती हैं। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम का पेड़, चित्र 2.1 क भाग। पृष्ठ संख्या 16 में चित्र 2.3 पौधों के प्रकार में 3 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र क वृक्ष, दूसरा चित्र ख एक झाड़ी का चित्र है और तीसरा चित्र ग एक शाक का चित्र है। पृष्ठ संख्या 17 कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। प्रायः इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय लकड़ी जैसे तने होते हैं जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते हैं। ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा, चित्र 2.3 ख भाग। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं। इन्हें शाक कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा, चित्र 2.3 ग भाग। कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता, क्लाइंबर कहा जाता है। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं और उनको विसर्पी लता, क्रीपर कहते हैं।
ऐसी कौन सी अन्य विशेषताएं हो सकती हैं जिनके आधार पर आप पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं? आइए एक और क्रियाकलाप के माध्यम से जानने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 2.5। आइए तुलना करें। प्रकृति की सैर के समय आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों की पत्तियों को देखें। क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचना में भिन्नता दिखती है? चित्र 2.4 विभिन्न प्रकार के शिराविन्यास को प्रदर्शित करने वाली पत्तियां। क. जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त गुड़हल की पत्ती। ख. समांतर शिराविन्यास युक्त केले की पत्ती। और ग. समांतर शिराविन्यास युक्त घास की पत्ती। आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं चित्र 2.4 क देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं को शिराएं कहते हैं। शिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को शिराविन्यास कहा जाता है। आपको चित्र 2.4 क और चित्र 2.4 ख में दिखाई गई पत्तियों की शिराओं में क्या अंतर दिखाई देते हैं? आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य शिरा के दोनों ओर शिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न को जालिका रूपी शिराविन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियां चित्र 2.4 क इस शिराविन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ पत्तियों में शिराएं समांतर चलती हैं। इस पैटर्न को समांतर शिराविन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियां समांतर शिराविन्यास चित्र 2.4 ख और 2.4 ग को प्रदर्शित करती हैं। पृष्ठ संख्या 18। क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले शिराविन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? आइए अब पौधों की जड़ों के बारे में जानने का प्रयास अन्वेषण करते हैं। क्या सभी पौधों में जड़ें होती हैं? क्या ये जड़ें एक जैसी होती हैं? क्रियाकलाप 2.6 आइए पता लगाएं। आप किसी ऐसे खुले मैदान में जाइए जहां जंगली शाक और घास उग रहे हों। इस अभ्यास के लिए आप छोटे शाकों का उपयोग कर सकते हैं। खुरपी की सहायता से जड़ों को हानि पहुंचाए बिना कुछ भिन्न प्रकार के शाकों को सावधानी पूर्वक खोदकर बाहर निकालें। शाकों को निकालने से पहले आप मिट्टी को गीला करके ढीला कर सकते हैं। जड़ों को पानी से धोएं और उनका अवलोकन करें। अवलोकन के पश्चात शाक को दोबारा लगाकर सुनिश्चित करें कि शाक लगातार जीवित रहे और वृद्धि करे। चित्र 2.5 जड़ों के प्रकार। चित्र क सरसों के पौधे में मूसला जड़ तंत्र और चित्र ख सामान्य घास के पौधे में झकड़ा यानी रेशेदार जड़ तंत्र। आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधों की जड़ों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं? चित्र 2.5 क और चित्र 2.5 ख में प्रदर्शित पौधों की जड़ों में आप क्या भिन्नताएं देखते हैं? चित्र 2.5 क में सरसों के पौधे की जड़ों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इस पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ वाले एक अन्य पौधे का उदाहरण गुड़हल है, जिसे आपने क्रियाकलाप 2.1 में देखा और तालिका 2.1 में अंकित किया है। चित्र 2.5 ख में दिखाया गया पौधा एक सामान्य घास का पौधा है। इस पौधे की जड़ें समान माप की पतली जड़ों के गुच्छों के रूप में दिखाई देती हैं, जो तने के आधार से निकलती हैं। ऐसी जड़ों को झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ चित्र 2.5 ख कहते हैं। पृष्ठ संख्या 19। क्या आपके संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित है? यदि हाँ, तो इसकी जड़ें किस प्रकार की हैं? क्या किसी पौधे की पत्ती में शिराविन्यास के प्रकार और उसकी जड़ के प्रकार के बीच कोई संबंध होता है? हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं? क्रियाकलाप 2.7 आइए संबंध ढूंढें और विश्लेषण करें।
अपने विद्यालय की नर्सरी, पौधाघर अथवा किसी अन्य नर्सरी के 5 सामान्य पौधों की पौध एकत्रित करें और उन्हें अपने विद्यालय के उद्यान में लगाएं। ऐसे पौधों के उदाहरण लेमन घास, ज्वारांकुश, गेंदा, सदाबहार, पेरिविंकल और अन्य पुष्पीय पौधे हो सकते हैं। उन्हें लगाने से पहले उनकी जड़ों और पत्तियों के शिराविन्यास का अवलोकन करें। अपने अवलोकनों को तालिका 2.4 में अंकित करें। सारिणी 2.4 पत्तियों के शिराविन्यास और जड़ों के प्रकार। इस सारिणी के 4 भाग हैं। पहला भाग है क्रम संख्या, दूसरा पौधे का नाम, तीसरा पत्तियों के शिराविन्यास का प्रकार, जालिका रूपी या समांतर, और चौथा जड़ के प्रकार, झकड़ा या मूसला। क्रम संख्या 1 में पौधे का नाम लेमन घास, पत्तियों के शिराविन्यास का प्रकार समांतर, जड़ के प्रकार झकड़ा रेशेदार। क्रम संख्या 2, 3, 4 एवं 5 रिक्त छोड़े गए हैं। क्या आपको इन पौधों की पत्तियों के शिराविन्यास और जड़ों के प्रकार के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है? सदाबहार के पौधे में मूसला जड़ें और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। यह जानने की कोशिश करें कि क्या जालिका रूपी शिराविन्यास वाले अन्य पौधों में भी मूसला जड़ें होती हैं। दूसरी ओर लेमन घास के पौधों में झकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है। क्या अन्य पौधे जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है उनमें भी झकड़ा जड़ें होती हैं? सामान्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उसमें मूसला जड़ें होती हैं, जबकि जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है उनमें झकड़ा जड़ें होती हैं। चने का पौधा मूसला जड़ और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास का एक और उदाहरण है। गेहूं का पौधा झकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास का उदाहरण है। पृष्ठ संख्या 20। क्या किसी पौधे के बीज, जड़ के प्रकार और पत्ती के शिराविन्यास में परस्पर संबंध है? क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? क्रियाकलाप 2.8। आइए तुलना करें। चने और मक्का के कुछ बीजों को 2 या 3 दिन के लिए पानी में भिगोएं। चने के बीज का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। अब चने और मक्का के बीजों की संरचना का अवलोकन करें। क्या वे समान हैं अथवा भिन्न हैं? चित्र 2.6 द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री बीज। इस चित्र के क भाग में द्विबीजपत्री बीज चना और चित्र ख में एक बीजपत्री बीज मक्का दर्शाया गया है। आप देखेंगे कि चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त चित्र 2.6 क होते हैं। प्रत्येक भाग को बीजपत्र कॉटिलिडॉन कहा जाता है। जिन पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री डायकॉटिलिडॉन्स या डायकॉट कहा जाता है। मक्का के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री मोनोकॉटिलिडॉन्स मोनोकॉट कहा जाता है। आप पौधों में पत्ती के शिराविन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों में बीजपत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं? द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसला जड़ तंत्र होता है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में समांतर शिराविन्यास और झकड़ा जड़ तंत्र होता है। आपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ा है। आइए अब जंतुओं के समूह बनाने के विषय में समझते हैं। 2.2 जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं? आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है?
आपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए गए हैं। आपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए हैं। आइए इनमें से कुछ पर विस्तार में चर्चा करें। पृष्ठ संख्या 21, क्रियाकलाप 2.9। आइए पता लगाएं। आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया है। आपने संभवतः यह भी देखा होगा कि अन्य जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। आइए जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें। चित्र 2.7 में अनेक जीव जंतुओं को दिखाया गया है। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए अन्य जंतुओं को भी इसमें जोड़कर विविध प्रकार के जीव जंतुओं पर एक पोस्टर बना सकते हैं। चित्र 2.7 को देखकर यह बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का प्रयोग किया जाता है। चित्र 2.7 जंतुओं में विविधता को दर्शाता है। इस चित्र में गाय, चींटी, केंचुआ, कनखजूरा, कछुआ, सांप, मेंढक, मछली और पक्षी दिए गए हैं। इन जंतुओं को तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करें। इन जंतुओं में गति करने के तरीकों को देखें और उनके चलने के लिए उपयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों का नाम बताएं। तालिका 2.5 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 22, तालिका 2.5 जंतुओं की गति और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग। इस तालिका के 4 भाग हैं। पहला भाग क्रम संख्या, दूसरा जंतु का नाम, तीसरा गति का प्रकार, चौथा गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग। क्रम संख्या 1 जंतु का नाम चींटी, गति का प्रकार रिक्त, गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग टांगे। क्रम संख्या 2 जंतु का नाम बकरी, गति का प्रकार चलना और कूदना, गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग टांगे। क्रम संख्या 3 जंतु का नाम कबूतर, गति का प्रकार उड़ना, गति के लिए प्रयुक्त शरीर का अंग पंख। क्रम संख्या 4 जंतु का नाम मक्खी, गति का प्रकार चलना और उड़ना, गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग पैर और पंख। क्रम संख्या 5 जंतु का नाम मछली, गति का प्रकार रिक्त छोड़ा गया है, गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग पख। क्रम संख्या 6 जंतु का नाम अन्य, गति का प्रकार, गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग रिक्त छोड़े गए हैं। क्रम संख्या 7 और 8 भी रिक्त छोड़े गए हैं। तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद या फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर और दूसरे अंग हो सकते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना। हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूहों में कैसे बांट सकते हैं? इसके अतिरिक्त अनेक जंतु आकृति, आकार, संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार से जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों की भांति ही जंतुओं के समूह बनाना उनकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक से परिचय। जानकी अम्माल 1897 से 1984 एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थीं जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थीं। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की। दाईं तरफ जानकी अम्माल जी का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 23। और भी जानें। सफलता की कहानी, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। यह केरल में पालक्काड़ जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। यह अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आम जनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार और अंत में न्यायालय में याचिकाएं और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा। 2.3 विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु। संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेशों में रहते हैं। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है। जल में गति करने के लिए इसके पास धारा रेखित स्ट्रीमलाइन शरीर और पख फिन होते हैं। चित्र 2.8 क। बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। चित्र 2.8 ख। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। चित्र 2.8 जंतु द्वारा गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग। पहला चित्र क। मछली अपने पखों की सहायता से पानी में तैरती है। चित्र ख। बकरी अपनी टांगों की सहायता से भूमि पर चलती है। क्रियाकलाप 2.10। आइए तुलना और विश्लेषण करें। तालिका 2.6 को देखें और श्याम पट्ट पर उसके जैसी एक तालिका बनाएं। अब उन पौधों और जंतुओं के नाम की सूची बनाइए जिन्हें आप और आपके सहपाठियों ने इन स्थानों पर देखा है अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप और उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 24। तालिका 2.6 विभिन्न परिवेशों में पाए जाने वाले जंतु और पौधे। इस तालिका में 6 भाग हैं। पहला भाग क्रम संख्या, दूसरा मरुस्थल में, तीसरा पर्वतीय क्षेत्र में, चौथा महासागर में, पांचवा जंगल में और छठा अन्य। क्रम संख्या 1 मरुस्थल में ऊंट, पर्वतीय क्षेत्र में देवदार का वृक्ष, महासागर में मछली, जंगल में शेर, अन्य रिक्त है। क्रम संख्या 2 मरुस्थल में अन्य, पर्वतीय क्षेत्र में, महासागर में, जंगल में और अन्य रिक्त हैं। क्रम संख्या 3 रिक्त छोड़ा गया है। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपके क्या अवलोकन हैं? अपने अवलोकनों पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। तालिका 2.6 में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं से भिन्न होते हैं। बाईं ओर चित्र 2.9 में मरुस्थल में मोटे और मांसल तने युक्त नागफनी के पौधे का चित्र दिया गया है।
कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी चित्र 2.9 के पौधे को देखा था। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालय क्षेत्र में देवदार चित्र 2.10 के वृक्षों को देखा है। साथ ही उसने यह भी बताया कि ये वृक्ष शंक्वाकार होते हैं और इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती हैं। दाईं ओर चित्र 2.10 पर्वतीय क्षेत्र में देवदार का वृक्ष दिया गया है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडे होते हैं। इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थितियों में रह सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता करते हैं। पृष्ठ संख्या 25। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः हिमपात होता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्षों की शंखवाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों की जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊंट चित्र 2.11 और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊंट चित्र 2.12 देखिए। इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देते हैं? इन अंतरों के कारण ऊंटों को क्या लाभ होते हैं? चित्र 2.11 राजस्थान में गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट। चित्र 2.12 लद्दाख में ठंडे मरुस्थल में रहने वाला ऊंट। गर्म मरुस्थल में ऊंटों के पैर लंबे होते हैं जिनमें चौड़े खुर होते हैं। एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ऊंट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊंटों को रेतीले मरुस्थल की रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल के ऊंटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊंटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडे पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता है। ऊंट अपने कूबड़ में भोजन संचित करते हैं। गर्म मरुस्थलों के ऊंटों में एक कूबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायक होता है। ठंडे मरुस्थलों के ऊंटों में 2 कूबड़ होते हैं। ये दोनों कूबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता है और उस समय उन्हें कूबड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनको जीवित रहने में सहायक होते हैं। मरुस्थल में ऊंटों को जीवित रहने में कौन सी अन्य विशेषताएं सहायक हो सकती हैं? पृष्ठ संख्या 26। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊंट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं। उनका गोबर सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता। चूंकि ऊंट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते हैं, इसलिए
बिना जल पिए भी वे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। माया ने नीलगिरी के शोला वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांस रोडोडेंड्रॉन चित्र 2.13 क के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सकें। सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि उसने पास के पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे देखे हैं। चित्र 2.13 ख। इसीलिए भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहते हैं। इसीलिए भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित कर सकते हैं। बाईं ओर चित्र 2.13 चित्र क नीलगिरी में बुरांस, चित्र ख सिक्किम में बुरांस। सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। वहां उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का धारा रेखित शरीर उनके लिए जल में तैरना आसान बना देता है। चित्र 2.13 दो भिन्न क्षेत्रों में बुरांस की भिन्न विशेषताएं। हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उन्हें वहां जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। देवदार के पेड़ का आकार और बुरांस की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन हैं जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। वह स्थान जहां पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है। ऊंट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है और बुरांस का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। पौधों और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जीव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृष्ठ 27। वैज्ञानिक से परिचय। सालिम अली 1896 से 1987 ने पक्षियों में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय किए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान और रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य, मंड्या, कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आप किन किन भिन्न विधियों से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं? इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर सालिम अली जी का चित्र है। आप किन किन भिन्न विधियों से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं? एक विधि तो ये है कि जो थल पर रहते हैं और जो जल में रहते हैं उनके आधार पर उनका समूह बनाया जाए। थल पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल एवं पर्वतीय क्षेत्र थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं।
जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। तालाब, झील, नदियां और महासागर जलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। मेंढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पर भी रह सकते हैं। इन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि बकरी को खाने के लिए घास न मिले तो क्या होगा? क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? अपने माता-पिता, दादा-दादी और पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जानें जिन्हें वे बचपन में प्रायः देखते थे, लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं। पौधों और जंतुओं के आवास की क्षति से वे अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे जैव विविधता की हानि होती है। पृष्ठ संख्या 28। क्या आप जानते हैं? भारत में बंगाल, बाघ, चीता और गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई उनके आवासीय क्षति के कारण घट गई है। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं आरंभ की हैं। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की गई थी। चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ की गई है। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में गोंडावण के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में बंगाल बाघ, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के विभिन्न चित्र हैं। और भी जानें। परंपरागत रूप से संरक्षित वन, पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रोव्स। पवित्र उपवन वो अबाधित वन क्षेत्र हैं जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधीय पौधों समेत विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का घर है। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और यहाँ किसी को भी किसी जीव जंतु को हानि पहुंचाने, पेड़ों को काटने या क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा हैं। आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में पता लगाइए और भी जानें। इस पृष्ठ के निचले भाग में बाईं ओर पश्चिमी घाट का एक पवित्र उपवन का चित्र दिया गया है। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है ताकि पौधे एवं जंतु बचे रह सकें और फलते फूलते रहें। पृष्ठ संख्या 29। प्रमुख शब्द: अनुकूलन, उभयचर, जलीय, जैव विविधता, बीज पत्र, द्विबीजपत्री पौधे, झकड़ा, रेशेदार जड़, आवास, शाक, एक बीजपत्री पौधे, समांतर शिराविन्यास, जालिका रूपी शिराविन्यास, पवित्र उपवन, झाड़ियां, मूसला जड़, थलीय, वृक्ष, शिराविन्यास, विश्लेषण करना, तुलना करना, सृजन करना, अन्वेषण करना, समूह बनाना, अवलोकन करना, अंकित करना, संबंध ढूंढना। सारांश: मुख्य बिंदु। हम विविध प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं। पौधों और जंतुओं की ऐसी विविधता जैव विविधता का एक भाग है। पौधों और जंतुओं के समूह उनके बीच समानता और भिन्नता के आधार पर बनाए जा सकते हैं। पौधों में जड़, तना, फूल, पत्तियां इत्यादि से संबंधित विशेषताओं के आधार पर समानताएं और भिन्नताएं होती हैं।
पौधों और जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की विधि को समूहन भी कहा जाता है। पौधों के उनकी ऊंचाई, तने के प्रकार और शाखाओं के पैटर्न के आधार पर शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में समूह बनाए जा सकते हैं। पौधों के उनके बीज में बीज पत्रों की संख्या के आधार पर द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों के रूप में भी समूह बनाए जा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 30। एक बीजपत्री पौधे सामान्यतः अपनी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास प्रदर्शित करते हैं और उनमें झकड़ा, रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में मुख्यतः जालिका रूपी शिरा विन्यास प्रदर्शित होता है और उनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति पाई जाती है। गति के प्रकार के आधार पर उनके समूह बनाए जा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। पौधों और जंतुओं को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने वाली विशिष्ट विशेषताओं को अनुकूलन कहा जाता है। वो स्थान जहां पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। आवास के आधार पर जंतुओं और पौधों के थलीय और जलीय के रूप में समूह बनाए जा सकते हैं। आवास की क्षति से जैव विविधता को हानि होती है, क्योंकि पौधे और जंतु अपने निवास, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए, ताकि पौधे एवं जंतु बचे रह सकें और फलते फूलते रहें। आइए और अधिक सीखें। 1. यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं। आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के शिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं? इस पृष्ठ के निचले भाग में गेहूं और राजमा के 2 चित्र हैं। आपको अंदाजा लगाना है कि इन पौधों की जड़ों और पत्तियों के शिरा विन्यास में क्या अंतर होता है। 2. यहाँ कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं। उनके आवास के आधार पर समूह बनाएं। चिन्हांकित खंड क में जलीय जंतुओं और चिन्हांकित खंड ख में थलीय जंतुओं के नाम लिखिए। खंड ग में दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। घोड़ा, डॉल्फिन, मेंढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केंचुआ, कबूतर और कछुआ। पृष्ठ संख्या 31। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में 2 गोलाकार चित्र हैं और उनके मध्य में अक्षर लिखे हैं क, ग और ख। 3. मनु की मां की एक शाक वाटिका किचन गार्डन है। एक दिन वो मिट्टी से मूली उखाड़ रही थीं। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानी पूर्वक देखें और लिखें कि वो किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधे की पत्तियों में आपको किस प्रकार का शिरा विन्यास दिखाई देगा? 4. यहाँ दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को जानें। उनके बीच समानताएं और अंतर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि इन अंतरों के क्या कारण हैं। इस चित्र के मध्य भाग में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी के 2 चित्र हैं। 5. पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर यहाँ दिए गए जंतुओं के नामों के 2 समूह बनाएं। गाय, तिलचट्टा, कॉकरोच, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा, छिपकली। 6. जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्यों द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। ये हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं?
7. फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? पृष्ठ संख्या 32। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में 3 आयताकार चित्र हैं और 2 गोलाकार चित्र हैं। सबसे ऊपर वाले आयताकार चित्र के अंदर लिखा है पौधा, फिर उसके नीचे लिखा है हाँ। इसके नीचे वाले आयताकार चित्र में लिखा है क्या इसमें पत्तियां हैं? इसके नीचे लिखा है हाँ। फिर इसके नीचे वाले आयताकार चित्र के अंदर लिखा है क्या इसमें जालिका रूपी शिराविन्यास है? इसके दाईं ओर लिखा है नहीं और गोलाकार चित्र के अंदर लिखा है ख। इसके नीचे लिखा है हाँ और उसके नीचे एक गोलाकार चित्र के अंदर लिखा है क। 8. राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है। गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है? 9. तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए। यहाँ पर एक तालिका है जिसके 4 विभिन्न भाग हैं। उनके शीर्षक हैं समूह, बीज का प्रकार, जड़ का प्रकार और उदाहरण। क समूह के बीज का प्रकार है द्विबीजपत्री। इसके जड़ का प्रकार है मूसला जड़। आपको इन दोनों से मिलते हुए उदाहरण दिए गए रिक्त स्थान में लिखने हैं। ख समूह का बीज का प्रकार है एक बीजपत्री और इसके जड़ का प्रकार है झकड़ा जड़। आपको इनसे संबंधित उदाहरण दिए गए रिक्त स्थान में लिखने हैं। 1. समूह क के पौधों में और क्या समानताएं हैं? 2. समूह ख के पौधों में और क्या समानताएं हैं? 10. यहाँ दिए गए चित्र में बतख के नामांकित भाग को देखें। बतख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? बतख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम होगी? इस पृष्ठ के निचले भाग में बतख और कबूतर के 2 चित्र दिए गए हैं, जिसमें बतख के झिल्ली युक्त पंजे भी दर्शाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 33। और भी सीखें। एक भारतीय वैज्ञानिक वन्य जीव विज्ञानी के बारे में पढ़ें जो भारत की जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। इस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाएं। भारत में जैव विविधता के प्रति दिव्या मुद्दप्पा, उषा लचुंगा, गजाला शहाबुद्दीन, नंदिनी वेलोह, विद्या अथ्रेया, उमा रामाकृष्णन और दिव्या कर्नाड के योगदान के बारे में पता कीजिए। इनमें से किन्हीं 3 के द्वारा किए गए कार्यों का एक प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार कीजिए। अपने विद्यालय में पौधों और वृक्षों को उनके स्थानीय नामों से चिन्हित करें। इसके लिए अपने शिक्षक अथवा माली की सहायता लें। अपनी नोटबुक में इन पेड़ पौधों की सूची बनाएं। अपने शिक्षक की सहायता से क्षेत्र भ्रमण या प्रकृति की सैर की योजना बनाएं। अपने अवलोकन अंकित करें। क्षेत्र भ्रमण अथवा प्रकृति की सैर के दौरान सभी विद्यार्थियों के अवलोकनों और टिप्पणियों को मिलाकर कक्षा के लिए जैव विविधता रजिस्टर तैयार करें। हमारी जैव विविधता की रक्षा के लिए भारत में प्रारंभ की गई बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर और इसी प्रकार की अन्य परियोजनाओं के बारे में पता करें। अपनी कक्षा के लिए एक प्रस्तुति प्रेजेंटेशन तैयार करें। अपनी कक्षा को 6-6 विद्यार्थियों के समूहों में बांट लें। कक्षा में इस पर चर्चा आरंभ करें कि आप अपने आसपास की जैव विविधता की रक्षा कैसे कर सकते हैं। सभी समूहों के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को सम्मिलित करते हुए एक समूहवार रिपोर्ट तैयार करें। अपने परिवार या पड़ोस के वृद्धजनों से बातचीत कर विभिन्न प्रकार के ऐसे पौधों और जंतुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करें जिन्हें वे वर्तमान में देखते हैं परंतु पहले नहीं देखते थे, अथवा जिनको वे पहले देखते थे पर अब नहीं देखते हैं।
इन पौधों और जंतुओं के चित्र एकत्रित करें और उन्हें एक स्क्रैप बुक में चिपकाएं। अपने शिक्षक से उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। पृष्ठ संख्या 34। टिप्पणियां। अध्याय 2 यहीं पर समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा। वाचन स्वर ममता मलकानी और रितिका आनंद। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत और मंजू कुमारी। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CI